नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीएसएफ की बड़ी पावर तो सुरजेवाला ने समझाई क्रोनोलॉजी, गुजरात से जोड़ा लिंक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2022 के चुनावों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, यूपी की जनता दिलाएगी 400 सीट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एयर इंडिया के कर्मचारियों की धमकी, नहीं खाली करेंगे मकान, करेंगे हड़ताल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बीएसएफ की बड़ी पावर तो सुरजेवाला ने समझाई क्रोनोलॉजी, गुजरात से जोड़ा लिंक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अपने एक तरफा फैसले पर केंद्र को फटकार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि यह इस साल गुजरात में अदानी द्वारा संचालित मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने के लिए था। आपको बता दें कि दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है, वहीं गुजरात में काफी समय से बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझिए वाली टिप्पणी से प्रेरित होकर सुरजेवाला ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर इस नए आदेश को जून में मुंद्रा पोर्ट से गुजरने वाले 25,000 किलोग्राम शिपमेंट और सितंबर में उसी बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम 20,000 करोड़ रुपए मूल्य के शिपमेंट के साथ जोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, क्रोनोलॉजी 9 जून 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट से 25,000 किलो हेरोइन आई थी। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट में 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र एक तरफा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया। फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 के चुनावों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, यूपी की जनता दिलाएगी 400 सीट। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीत सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का मकसद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार को हटाना है। यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भाजपा सरकार के खिलाफ निराशा को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश आगामी 2022 के चुनावों में हमारी पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। हमारी पार्टी का उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा, फर्जी बाबा को जल्द ही हटा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ भी हमला बोला, जिसमें 8 लोग मारे गए थे, इनमें 4 किसान थे। अखिलेश यादव ने हिंसा के कुछ दिनों बाद तिकुनिया गांव में किसानों के परिवारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस कदम की निंदा की। लखीमपुर खीरी में किसानों ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में एक वाहन ने विरोध प्रदर्शन के बाद लौट रहे किसानों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौत हो गई। मंत्री और उनके बेटे ने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है। हालांकि आशीष मिश्रा को बाद में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा नीति सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए हमला तेज कर दिया। यादव ने आरोप लगाया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों से किसानों को कुचल दिया और मार डाला। यह सरकार किसान विरोधी, खाद चोरी करने वाली है और कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि के पीछे है। उन्होंने आगे दावा किया कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के कर्मचारियों की धमकी, नहीं खाली करेंगे मकान, करेंगे हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद अब कंपनी की कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों पर मकान खाली करने की तलवार लटक रही है। ऐसे में एयर इंडिया के कर्मचारी संगठन जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एयर इंडिया यूनियंस, एयर इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन, एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड और ऑल इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। एयर इंडिया के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर कर्मचारियों पर मकान खाली करने का दबाव बनाया जाता है तो वो 2 नवंबर से अनिश्चितकाल की हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में एयर इंडिया की जनरल मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीनाक्षी कश्यप को गुरुवार को एक पत्र भी लिखा है। कर्मचारी संगठनों ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें कंपनी की ओर से एक नोटिस मिला है, जिसमें उनसे 20 अक्टूबर तक इस बात पर अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया है कि एयर इंडिया के प्राइवेट कंपनी बन जाने के बाद 6 महीने के भीतर वो अपना मकान खाली कर देंगे। कर्मचारी संगठन कंपनी के इस तरह के नोटिस से हतप्रभ हैं। हाल में सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीपीएम ने एयर इंडिया का सफल विनिवेश पूरा किया है। टाटा सन्स ने इस एयरलाइंस के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली लगाकर अपनी इस विरासत को 68 साल बाद फिर से हासिल कर लिया। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के साथ उसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस और में भी सरकार की पूरी हिस्सेदारी मिली है।
एयर इंडिया का विनिवेश दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अंकित दास का खुलासा, आशीष मिश्रा ने कहा था चलो किसानों को सबक सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर कांड में सह आरोपी अंकित दास ने क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ में कई अहम बातें कबूल की हैं। अंकित ने बुधवार को सिट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से उससे पूछताछ जारी है। अंकित ने पूछताछ में कबूल किया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसानों के प्रदर्शन से काफी नाखुश थे और उन्हें सबक सिखाने की बात भी कही थी। हालांकि किसानों पर जीप चढ़ाने के वक्त आशीष गाड़ी में था या नहीं, इस पर उसने चुप्पी साध ली है। पुलिस का नोटिस मिलने के बाद अंकित रात सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था। इस दौरान उसके साथ गनर लतीफ उर्फ काले भी था। पूछताछ में अंकित ने बताया कि वारदात से कुछ समय पहले ही राइस मिल पर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया की उससे मुलाकात हुई थी। अंकित ने उन्हें जब प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में बताया तो वे भड़क गए और कहा था कि चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। हालांकि जीप में आशीष था या नहीं, इस पर उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अंकित ने बताया कि वारदात के दिन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को रिसीव करने गया था। उसने बताया कि थार के पीछे में काली फॉर्च्यूनर में था जिसे शेखर भारती चला रहा था। उसने बताया कि आगे चल रही जीप किसानों को कुचलते हुए आगे निकल गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के नाम पर जीत की कोई गारंटी नहीं, येदियुरप्पा के बाद अब इस केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भविष्य में उनके नाम से चुनावों में बीजेपी की जीत पर आशंका जताई है। राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में पार्टी की आंतरिक बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में जीत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पार्टी सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर जीत के लिए निर्भर नहीं रह सकती। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। गौरतलब है कि देश में किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी की लोकप्रियता में भी कमी आई है। इसी क्रम में अब योजना और कॉर्पोरेट मामलों के राव इंद्रजीत सिंह के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस और अकाली को आपत्ति, भाजपा ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को पंजाब में बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार दिए जाने पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल शियत ने केंद्र के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। हालांकि भाजपा ने केंद्र के इस फैसले का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। साथ ही इस मामले में सभी दलों से राजनीति नहीं करने की अपील की है। शियद ने लगभग आधे राज्य को बीएसएफ के हवाले करने के कदम को इतने हिस्से में परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना बताया है। यह वस्तुतः राज्य को वास्तविक केंद्र शासित प्रदेश में बदलना है। राज्य को सीधे केंद्र शासन के तहत करने के इस प्रयास का विरोध किया जाना चाहिए और विरोध किया जाएगा। एक बयान में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर संघीय सिद्धांत पर हमला हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएफ को राज्य पुलिस की सामान्य ड्यूटी छीनकर व्यापक शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुसार केवल राज्य सरकार ही बीएसएफ को राज्य प्रशासन की सहायता के लिए बुला सकती है। राज्य सरकार के अनौपचारिक अनुरोध के बिना केंद्र इस तरह से धक्काशाही नहीं कर सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया वादा, बोले बुंदेलखंड को मिला धोखा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव यात्रा इन अब भाजपा विकास करने वाली नहीं, नाम बदलने वाली सरकार है। वो सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाकर महंगाई बढ़ा रही है। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन की हमीरपुर से शुरुआत करते हुए कही। सरकार बनने पर गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना करने की घोषणा की। हमीरपुर, जालौन और कानपुर देहात में रथ यात्रा और जनसभाओं में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा को भारी जीत दिलाने के बाद बुंदेलखंड की जनता को धोखा मिला। किसान अभी भी मात्र एक फसल ही ले रहा है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल के दाम 102 रुपए पहुंच गए। उज्ज्वला की गैस महंगाई के चलते बुझ गई। लखीमपुर खीरी कांड पर कहा कि भाजपा ने गृह राज्य मंत्री पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो अपराधियों के साथ काम करती है। कहा सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन का नोटिस भाजपा को मिले हैं। किसानों को कुचलने के बाद अब ये संविधान को भी कुचल सकते हैं। बुलडोजर पसंद करने वालों पर इस बार जनता वोट का बुलडोजर भाजपा पर चला देगी। जालौन में कहा कि युवाओं को पकौड़ा तलने का रोजगार देने वाली इस सरकार में सरसों का तेल भी 200 रुपए किलो है। रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची तो वहां कार्यकर्ताओं ने उल्लास के साथ स्वागत किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट में फेरबदल की हवा ने फिर चढ़ाया प्रदेश का सियासी पारा। CWC बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर सियासी हलचलें तेज होती नजर आ रही हैं।
प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को दिल्ली जा रहे हैं। सीएम के इस दिल्ली दौरे ने राज्य कैबिनेट में फेरबदल के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी है। बता दें कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और होने वाले कई राज्यों में विधानसभा और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा के लिए 16 अक्टूबर को CWC की बैठक बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए ही सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में 30 अक्टूबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही कैबिनेट में फेरबदल और नियुक्तियों को टाल दिया गया था। तारीखों की घोषणा से पहले सभी यही कयास लगा रहे थे कि जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। AICC महासचिव अजय माकन और सचिन पायलट की पार्टी नेतृत्व के साथ हुई बैठकों के डेवलपमेंट से परिचित नेताओं को भी बहुत उम्मीद थी कि कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। 7 अक्टूबर को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद भी यह उम्मीद की गई थी कि कैबिनेट में फेरबदल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच अब अशोक गहलोत के CWC की बैठक में शामिल होने की संभावना के साथ ही एक बार फिर से फेरबदल की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। फरवरी के बाद से अशोक गहलोत का यह दूसरा दिल्ली दौरा होगा। राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, बोले हर हाल में जारी रहेगा आंदोलन। पढ़िए और क्या क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि किसानों का धरना प्रदर्शन फिलहाल खत्म नहीं होगा, उसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। जब तक सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा नहीं कर देती है, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि संघर्ष से समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन। उनके इस आंदोलन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर किसान नेता वहीं जमा है। राकेश टिकैत ने यहां मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रखी है, वो उस पर भी अड़े हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान बीते 10 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 10 माह से धरना स्थल के आसपास के गांव और अन्य दुकानदारों का बहुत नुकसान हो चुका है। नगर निगम को सीमाओं पर जिन टोल बूथों से पैसे मिलने थे वो भी बंद पड़े हैं। इन टोल बूथों से अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। और धरना स्थलों के आसपास रहने वाले भी प्रदर्शनकारी किसानों से धरना खत्म करने के लिए मीटिंग कर चुके हैं। कुछ जगहों पर दोनों पक्षों में झड़प भी हो चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट ने भी कह दिया कि कृषि कानूनों पर रोक है, फिर किसान किस मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इससे पहले नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल भी कोर्ट में केस फाइल करके यहां बैठे किसानों की वजह से हो रहे नुकसान और जाम के मुद्दे को उठा चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट में ये कहते हुए केस फाइल किया था कि उनको नोएडा से दिल्ली जाने में जहां पहले 30 मिनट लग रहे थे, वहीं अब NH9 पर बैठे किसानों की वजह से उनको वो ही दूरी तय करने में 2 घंटे लग जाते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर किसी और जगह धरना दें, ऐसे सड़क को जाम करना किसी भी तरह से सही नहीं है। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली की सड़कों और लाल किले पर क्या किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया में किसानों के उस कृत्य की आलोचना हुई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार का मोदी सरकार पर आरोप, केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए किया जा रहा दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र कुछ संस्थानों जैसे CBI, आयकर, ED, NCB का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। एनसीपी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। यह दिखाई दे रहा है कि CBI, ED, NCB का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी का कहीं पता नहीं चल रहा है। परमबीर सिंह अब क्यों गायब हो गए हैं? अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा मारा गया है। CBI की यह रिकॉर्ड 5 बार छापेमारी है। बता दें कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अनिल देशमुख के ऊपर पुलिस से वसूली कराने का आरोप लगाया था। आरोपों के चलते अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से परमबीर सिंह के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है और वे कहाँ हैं इस बारे में भी पता नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि परमबीर सिंह विदेश भाग गए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कई दिनों से लापता चल रहे परमबीर सिंह के घर पर मुंबई पुलिस ने नोटिस भी चस्पा किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की जमानत अर्जी CJM कोर्ट ने की खारिज। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट से खारिज हो गई है। बताया जा रहा है कि अब आशीष मिश्र के वकील जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं। SIT आशीष मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है,
लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हिंसक झड़प में 4 किसान, एक पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्र इस मामले में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वो आशीष मिश्र ही चला रहे थे। इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया और शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने आशीष की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। बुधवार को उनकी रिमांड का दूसरा दिन था। इस बीच आशीष का परिवार और उनके वकील जमानत के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब वकील जिला जज की अदालत में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, पहले दी थी सुधारने की धमकी, फिर किसानों को कुचला, अजय मिश्रा पर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लखीमपुर में भाजपा नेताओं के काफिले की कार से किसानों के कुचलने और फिर हिंसा भड़कने का मामला अब राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद निकले राहुल गांधी ने कहा कि हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की सही से जांच होने के लिए यह जरूरी है कि अजय मिश्रा को पद से हटा दिया जाए। इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों की ओर से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पिछले दिनों पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने राष्ट्रपति को बताया है कि पीड़ित परिवार 2 चीजें चाहते हैं। पहली बात यह है कि वे न्याय चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने ये हत्याएं की हैं, उसे सजा मिले। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्याएं की हैं, उसके पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, इसलिए जब तक वो मिनिस्टर हैं, तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। हमने यह बात देश के राष्ट्रपति को बताई और हमने कहा कि यह सिर्फ पीड़ित परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने, नहीं आए मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, वाल्मीकि त्रिकालदर्शी सोसाइटी द्वारा बुधवार को गोहाना में आयोजित राज्य स्तरीय भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव और गुरु खाक शाह ब्रह्मचारी के जन्मोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं पहुंचे। पुलिस और प्रदर्शनकारी समारोह स्थल के सामने कई बार आमने सामने हुए। कार्यक्रम खत्म होने तक प्रदर्शनकारी समारोह स्थल के निकट धरने पर बैठे रहे। प्रशासन द्वारा चौक देवीलाल स्टेडियम में हेलीपैड बनाया था, जिसके दोनों गेटों के आगे ट्रैक्टर अड़ा दिए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शिवपाल और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद की शिवपाल यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का इटावा, मैनपुरी, संभल बेल्ट में कुछ प्रभाव है, जहां यादवों की अच्छी खासी संख्या है। कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, रालोद से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जो उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, को कांग्रेस ने जाट बहुल इलाकों में काम करने के लिए उतारा है। हालांकि इस मुद्दे पर हर कोई चुप्पी साधे हुए है और सूत्रों का कहना है कि रालोद समाजवादी पार्टी सपा के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद को शिवपाल सिंह यादव के साथ सामाजिक परिवर्तन यात्रा में देखा गया था। शिवपाल के साथ आचार्य प्रमोद बैठे नजर आए थे। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले नेता का अभिनंदन भी किया था। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वारा के प्रयासों के बाद कांग्रेस राज्य में उभर कर आए है और छोटे दलों के साथ गठबंधन करना एक बुरा विचार नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, उन्हें आधिकारिक तौर पर नहीं पता कि गठबंधन के लिए बातचीत हो रही थी या नहीं। रालोद के साथ गठजोड़ से कांग्रेस को जाट बहुल इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये इलाके किसानों के आंदोलन का केंद्र हैं। प्रियंका गांधी किसान आंदोलन में सबसे आगे रहने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और उन्होंने मंगलवार को 3 अक्टूबर को तिकुनिया गांव में एक एसयूवी द्वारा कुचले गए किसानों को अरदास में भी पहुंची थी। एक दिन पहले प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग के समर्थन में लखनऊ में मौन व्रत का नेतृत्व किया था, जिनके बेटे पर अपनी एसयूवी से किसानों को कुचलने का आरोप है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के वोटों पर जनता इस बार चलाएगी बुलडोजर, बुंदेलखंड में गरजे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के विभिन्न जिलों में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को वो हमीरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उस मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी
जिसका बेटा लखीमपुर हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है जो वर्तमान शासन में सबसे ज्यादा खुश हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर दोगुनी हो गई। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर उनकी सरकार में दी जाने वाली समाजवादी पेंशन योजना की धनराशि 3 गुनी कर दी जाएगी। यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को 2 चीजें पसंद हैं, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। पिछली बार बुलडोजर की कमान इनके हाथों में दे दी गई थी, लेकिन इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बुलडोजर का स्टीयरिंग वो अपने हाथ में रखेगी और बीजेपी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। समझा जाता है कि बुल से यादव का मतलब उन आवारा पशुओं से था जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बुलडोजर से उनका मतलब प्रदेश सरकार की ओर से अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से था।